चेन पुलिंग के साथ साथ वैक्यूम पाइप को काट दिया गया कि ट्रेन जल्दी से शुरू न हो जाए और 2 से 4 हजार मुस्लिम इकट्ठे हो गए। पत्थरों की बरसात हुई, महिलाएं, बच्चे और कार सेवक ये सब S6 में थे, इसलिए S6 को अटैक किया गया। 58 कार सेवक उस बोगी में जलकर मृत्यु हो गई। आज हम एक बहुत ही गंभीर विषय के बारे में चर्चा करने वाले हैं। गोधरा कांड, एक ऐसी घटना जो 22 साल पहले गुजरात के गोधरा में हुई, जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया। जो लोग ये घटना से जुड़े हुए हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, उनकी लाइफ मानो चेंज ही हो गई। आज हमारे पास है फाइनल वर्डिक्ट की कॉपी, जिसमें से बहुत सारे तथ्य आज हम डिस्कस करने वाले। मतलब शायद ही कोई ऐसा एक साल गुजरता कि कोई कम्युनल इंसिडेंट छोटा मोटा न हुआ। केरोसिन लेने के लिए लाइन लगती थी, किसी ने केरोसिन जल्दी लेने का प्रयास किया, या लेट मिला या कम मिला, नहीं मिला, बस दंगा हो गया। ये परिस्थिति थी कि बाजार में अगर गाय दौड़ जाती है, लोग बचने के लिए इधर उधर भागते हैं, तो आगे वाले ये समझते थे कि कहीं दंगा हुआ। ये घटना ऐसी थी जो मीडिया छोड़ना ही नहीं चाहती थी। तो एक पूरा ऐसा नैरेटिव बना दिया गया कि अगर गोधरा कांड की बात करें तो लोगों के दिमाग में कि गोधरा कांड मतलब गुजरात में दंगा हुआ। शायद ही कुछ लोग होंगे जिनको ट्रेन के बारे में भी पता है, क्योंकि मीडिया ने एक पूरा ऐसा नैरेटिव बना दिया है। बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ, मीडिया आखिरी 10, 20, 30 साल में सफल नहीं रहा। नमस्कार, विजडम कास्ट के एक खास एपिसोड में आपका स्वागत है। यह एपिसोड इसलिए खास है क्योंकि आज हम एक बहुत ही गंभीर विषय के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे गोधरा कांड की, साबरमती कांड की, एक ऐसी घटना जो 22 साल पहले गुजरात के गोधरा में हुई, जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया। जो लोग ये घटना से जुड़े हुए हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, उनकी लाइफ मानो चेंज ही हो गई। और आज हम एक ऐसे व्यक्ति के साथ बात करने वाले हैं जिन्होंने ये घटना को बहुत नजदीक से जाना है, समझा है। एडवोकेट श्री राजेंद्र तिवारी साहब, जो आज हमारे साथ बैठे हैं, who has been a very instrumental in the prosecution of this entire case in the trial court, और throughout the prosecution he has been an instrumental part. आज हमारे पास है फाइनल वर्डिक्ट की कॉपी, जिसमें से बहुत सारे तथ्य आज हम डिस्कस करने वाले हैं। कुछ ऐसी चीजें जो शायद आपको पता भी ना हो, जो शायद पब्लिक प्लेटफॉर्म पे पहले कभी डिस्कस ना की गई हो, ऐसी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो आज का ये जो विषय है वो थोड़ा गंभीर है, और आज हम एक ऐसे व्यक्ति के साथ बात करेंगे जिन्होंने ये सारी घटना नजदीकी से देखी है, जो गोधरा से हैं, जिन्होंने ये सारी घटना बनते देखी, ये सारा माहौल जो वो समय पे बना उसको उभरते हुए देखा है। राजेंद्र सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द पॉडकास्ट। थैंक यू। एक और चीज़ जो मैं बताना भूल गया इंट्रोडक्शन में, कि एक मूवी आ रही है, ये जो गोधरा और साबरमती का जो कांड हुआ उसके ऊपर एक मूवी आ रही है, एक्सीडेंट और कॉन्स्पिरेसी गोधरा। और ये जो मूवी है ये मूवी में सर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभा रहे हैं। उन्होंने हालांकि रिसर्च और फाइंडिंग्स में बहुत मदद की है, कास्ट एंड क्रू की और प्रोडक्शन हाउस की, और साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले कर रहे हैं। ही इज प्लेइंग द रोल ऑफ द जस्टिस नानावटी कमीशन बना था ये सारे मामले को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। उसके बारे में हम बहुत डिटेल में बात करें, बट ही हैज ऑल्सो प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द मूवी। सर, थैंक यू। मैं इस फिल्म में क्रिएटिव एडवाइजर भी हूँ। राइट। हम उस घटना की बात करेंगे या फिल्म की बात करेंगे? हम घटना की बात करेंगे। आप कहाँ से शुरू करना चाहेंगे? घटना से शुरू करेंगे। सर, मुझे ये जानना है कि आप गोधरा से हैं, आपका प्रैक्टिस, आपका बचपन सब गोधरा से शुरू हुआ, तो मुझे ये जानना है कि क्या गोधरा में पहले से ही ऐसा माहौल था, कम्युनल वायलेंस, कम्युनल टेंशन? आपने अपनी लाइफ में बड़े होते हुए क्या देखा है गोधरा में? गोधरा, अब तो खैर ऑन रिकॉर्ड में कहूँ तो एक संवेदनशील शहर और एरिया माना जाता है। रिकॉर्ड की बात है, कम्युनल सेंटर कहें तो गलत नहीं है। खैर ये अलग बात है, 2002 के बाद आज 22-23 साल से कोई घटना न गोधरा में, न गुजरात में, न पूरे भारतवर्ष में हुई है। परंतु गोधरा की आपने बात पूछी तो मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन गोधरा हूँ। मेरा जन्म गोधरा में हुआ है। मेरी 3rd जनरेशन थी जो गोधरा में एस्टैब्लिश हुई थी। हम स्टेशन रोड पे ही रहते थे। आज भी हमारा एक पैलेसियल हाउस है, तिवारी बिल्डिंग, ऊंचा मकान है। हम अगासी से बचपन में भी जो कुछ भी देखते थे, जब कुछ भी इंसिडेंट होते थे, सही गलत,
हिंदू मुस्लिम के दंगे मेरे जन्म के पहले से थे। और अगर पीछे की बात करें तो कहते हैं कि मोहम्मद बेगड़ा जो एक मुस्लिम शासक था, दिल्ली से सुल्तान बना के यहाँ भेजा गया, और गोधरा जिस स्टेट का पार्ट था, चांपानेर स्टेट, जिसको पावागढ़ से भी जाना जाता है, आज तो वर्ल्ड हेरिटेज है, उस स्टेट का एक पार्ट था गोधरा। ये बात 400-500 साल पुरानी है। तो उसके शासन के आने के बाद स्लोली एंड स्टेडी धीरे धीरे गोधरा टाउन बसता गया, और पूरा पंचमहल डिस्ट्रिक्ट कहते हैं वो मुस्लिम डोमिनेटिंग होता गया। कन्वर्जन की वजह से मुस्लिम शासकों में जो कन्वर्जन की भावना कुछ ज़्यादा ही थी, उसकी वजह से काफ़ी कुछ हिंदू मुस्लिम धर्म अंगीकार करके मुस्लिम हो गए। और उसके बाद जैसा कि हम सब जानते हैं, कुछ न कुछ कम्युनल टेंशन किसी न किसी वजह से होते गए। उसको बंद करने की, ख़त्म करने की सामाजिक तौर पे, राजकीय तौर पे कभी कोई प्रयास नहीं हुआ। और उसका एक्सट्रीम पॉइंट, सबसे बड़ी घटना अगर मानव इतिहास में कलंक रूप और एंटी ह्यूमन, मानवता के खिलाफ अगर मानी जाए और कही जाए, तो वो था ये साबरमती ट्रेन कांड, जो 27 फरवरी 2002 को घटित हुआ। गोधरा रेलवे स्टेशन से लगा के ए कैबिन तकरीबन आधा पौने किलोमीटर के एरिया में हुआ, जिसमें 59 राम सेवक, कार सेवक जो पूर्ण आहुति देकर अयोध्या से परत गुजरात अपने अपने घर की तरफ आ रहे थे, वो इस S6 S5 और लगभग पूरी ट्रेन के अंदर राम सेवक थे, जिसमें पुरुष थे, महिलाएं थीं, बच्चे भी थे, परिवार के परिवार। सर, मैं ये घटना के बारे में बहुत डिटेल में बात करना चाहता हूँ। मैं इसके बाद मेरा सवाल वही था, लेकिन मुझे अभी भी थोड़ा गोधरा के बारे में थोड़ा और डिस्कस करना है कि जब आप बड़े हो रहे थे, जब आपने होश संभाला कि चीज़ें समझ में आनी शुरू हुई जी, तब से लेके आपने प्रोफेशनली अपना काम चालू किया, तब तक आपने क्या देखा कि वहाँ पे आए दिन दंगे होते थे, यहाँ पे हमेशा टेंशन रहती थी, माहौल डर के साथ भरा हुआ रहता था, क्या था? आप थोड़ा डिटेल में बता सके तो। मतलब शायद ही कोई ऐसा एक साल गुजरता था इस दिवाली से उस दिवाली या इस होली से वो होली के कोई कम्युनल इंसिडेंट छोटा मोटा न हुआ हो। ये एक गोधरा का इतिहास है जो ऑन रिकॉर्ड है। मैं कुछ ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ, मैं जो कह रहा हूँ वो ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ। कुछ न कुछ छोटी, जैसे कि मैं कहूँ कि उस ज़माने में कैरोसिन लेने के लिए लाइन लगती थी। सुबह से अपनी अपनी कैरोसिन का बैरल लोग रख जाते थे और फिर लाइन लगती थी और कैरोसिन की ट्रॉली आती थी और कैरोसिन देती थी। अगर एक ने किसी ने कैरोसिन जल्दी लेने का प्रयास किया या लेट मिला या कम मिला, नहीं मिला, बस दंगा हो गया। क्योंकि वो जो लाइनें होती थी उसमें हिंदू मुस्लिम सब होते थे। कोई ऐसी व्यवस्था नहीं होती थी उस जमाने में कि अगर कैरोसिन बंटने वाला है तो पीसफुली बंट जाए, सबको कुछ न कुछ मिल जाए और शांति से निपट जाए। राशन की लाइन होती थी, उसमें दंगा हो जाता था। यहाँ तक कि आप गोधरा के किसी भी वयस्क व्यक्ति को पूछेंगे तो वो कहेगा कि हमारे यहाँ ये हालत थी, ये परिस्थिति थी कि बाजार में अगर गाय दौड़ जाती है और उसकी वजह से लोग बचने के लिए इधर उधर भागते हैं, तो आगे वाले ये समझते थे कि कहीं दंगा हुआ और ये लोग भाग रहे हैं। तो नहीं हुआ दंगा भी हो जाता था। ये खैर कहावत है, परंतु सत्य घटना है कि गाय के दौड़ने से लोग दौड़ते थे और लोग के दौड़ने से मान ये ही लिया जाता था कि कहीं गोधरा के किसी पार्ट में दंगा हुआ और इसकी वजह से ये लोग भाग रहे हैं। ये गोधरा का सामाजिक वैचारिक इतिहास था 2002 से पहले। इसके बाद घटनाओं की बात करें तो कोई ये पहली घटना नहीं थी। 2002 का साबरमती कांड वो पहली घटना नहीं थी। इससे भी बड़ी घटनाएं और मानवता के विरुद्ध की घटनाएं, कॉन्स्पिरसी करना,
सैकड़ों लोगों का इकट्ठा होना और अटैक करना, 2, 5, 50 हिंदुओं को मार देना, ये गोधरा का इतिहास है और था, जो ऑन रिकॉर्ड है। कोर्ट में ट्रायल्स वगैरह चले हैं, कहीं सजा हुई, कहीं नहीं हुई। एक कांड अगर आपको कहूं तो मदरसा कांड कहा जाता है, जैसे इसको साबरमती ट्रेन कांड कहा जाता है, उसको मदरसा कांड कहा जाता है। एक मदरसा ट्रस्ट के द्वारा संचालित स्कूल थी, जिसमें 10 में से 9 हिंदू टीचर थे। बच्चे 100 में से 90 मुस्लिम थे। उसमें उन शिक्षकों ने, उन गुरुजनों ने जिन बच्चों को पढ़ाया था, वही बच्चों ने छोटी मोटी कुछ बात में 2000-4000 मुस्लिमों ने हमला कर दिया उस स्कूल पे। और जो स्कूल में बेल बजाया जाता है, बजा के बच्चों को भगा दिया गया, चूंकि वो मुस्लिम बच्चे थे। शिक्षकों को घेर लिया गया और घेर के उसमें से सभी शिक्षकों को कुछ न कुछ मारा गया, पिटाई करी गई। 5 शिक्षक मारे गए जिन्होंने अपनी जान गंवा दी। इस प्रकार की घटना गोधरा में हुई और होती थी। एक तारीख मैं बताऊंगा, 29 अक्टूबर 1980। ये जो पहले मैंने मदरसा कांड की घटना बताई वो 1989 की है, 1989 की। उसके पहले 29/10/1980, जब मैं कॉलेज में पढ़ रहा था, सिग्नल फलिया कांड उसको कहा जाता है, जहां ये बोगी जलाई गई वही एरिया है। सिग्नल फलिया, रेलवे के सिग्नल होने की वजह से उस एरिया को सिग्नल फलिया कहा जाता है। वहां पे भी कुछ छोटा मोटा डिस्प्यूट हुआ। परिणाम ये आया, वो मिक्स एरिया था, हिंदू मुस्लिम दोनों परिवार के लोग वहाँ रहते थे। मुस्लिम लोगों ने इकट्ठे होके उसी सिग्नल फलिया के दरवाजा बाहर से बंद कर दिए गए, घर जला दिए गए और लोग अंदर के अंदर कुछ जल गए, कुछ मर गए, कुछ मार दिए गए। बहुत डिटेल में जा सकते हैं, परंतु इस परिस्थिति में जब बहुत कुछ पानी गोधरा की मेसरी नदी में बह गया है, समय बीत गया है, 10, 20, 30, 40 साल निकल गए हैं, और ख़ास करके जब आखिरी 22-23 साल से गोधरा और गुजरात एक शांत परिस्थिति में अपना जीवन बहाल करके आगे बढ़ रहा है, तो इन घटनाओं की कड़वास को ज़्यादा मैं चर्चा करना नहीं चाहूँगा। परंतु गोधरा, एक बात जरूर कहूँगा कि गोधरा का इतिहास संवेदनशील रहा है और इसी प्रकार का इंसिडेंट्स होते रहे हैं और इसी प्रकार का रहा है जैसा कि साबरमती कांड के समय हुआ। अब मुख्य घटना पे आते हैं, जो साबरमती कांड हुआ कि कुछ कार सेवक यहाँ से अयोध्या जाते हैं, वहाँ से पूर्णाहुति दे के वापस आते हैं और गोधरा के पास, गोधरा में ही एक ट्रेन जो रोकी जाती है, कोई चेन खींचता है, ट्रेन रोकी जाती है, बाहर 2000 लोग खड़े हैं, पत्थर मार रहे हैं, अंदर घुस के मारकाट कर रहे हैं और उसके बाद वो ट्रेन जलाई जाती है जिसमें कुछ 59 लोग जल के मर जाते हैं। ये हमको पता है, ये घटना की जो डिटेल्स है, ये सारी डिटेल्स जो लोगों को पता है। आप वो केस के प्रोसिक्यूशन का एक हिस्सा रहे हैं, तो आप हमें अपने नज़रिए से, अपने तरीके से जो डिटेल्स आपके पास है उसमें से बताइए कि ये पूरी घटना क्या हुई, शुरू से बताइए। जी, मैं जो कहूँगा, कहना चाहूँगा, या तो जो मैं कह रहा हूँ उसका ऑनरेबल कोर्ट का वर्डिक्ट, जजमेंट मेरे पास है, मैंने आपको भी दिया हुआ है अभ्यास के लिए, आपने भी इसका अभ्यास किया है। उसमें यह सिद्ध हो चुका है, वही बात बता रहा हूँ। मैं अपनी तरफ से या सामाजिक तौर पे मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। बहुत कुछ कहा गया है, कहा जा सकता है, परंतु मैं फैक्चुअल एस्पेक्ट, जो हकीकत है, जो न्यायालय में सिद्ध हो चुकी है
और माननीय उच्च न्यायालय ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा भी प्रमाणित हो चुकी है, वही बात कहना चाहूँगा और वही कह रहा हूँ। इस वर्डिक्ट में है, अयोध्या में राम मंदिर बनाने का आंदोलन बहुत पहले से 1980 के दशक से चल रहा था। अपनी रीत से प्रयास कानूनी तौर पे, सामाजिक तौर पे हो रहे थे, किए जा रहे थे। अब तो खैर मंदिर बन गया, रामलला की स्थापना भी हो चुकी है। तो वो आंदोलन सही था, सही दिशा में था और जरूरी था, योग्य था, कानूनी दृष्टि से भी योग्य था, ये भी प्रमाणित हो चुका है। परंतु उस आंदोलन की शुरुआत से कुछ न कुछ कार्यक्रम अयोध्या में उस मंदिर के भूमि में होते रहते थे। उसी प्रकार से पूर्ण आहुति महायज्ञ का आयोजन किया गया था, जिसमें पूरे भारतवर्ष से सैकड़ों लोग समय समय पे वहाँ जाते रहते थे। उसी प्रक्रिया के तहत गुजरात से सैकड़ों लोग गए। उनमें से कुछ लोग जो गए थे 23-24 तारीख फरवरी 2002 को पूर्ण आहुति देके सरयू नदी का स्नान करके रामलला को ये जो टेंट में विराजमान थे दर्शन करके वापस आ रहे थे। वापस आते समय वो ट्रेन कुछ लेट होती गई और लेट होते होते जो रात को 2:45 बजे गोधरा पहुंचने वाली थी, वो सुबह 7:45 बजे से पहले पहुंची, परंतु अंदाज से कहूं तो 5 घंटे लेट पहुंची। उसमें जो कुछ भी कहा जाता है और जो कुछ भी दूसरे पक्ष से, आरोपियों के पक्ष से कहा गया कि कुछ घटना ऐसी हुई कि चाय ली गई और मुस्लिम वेंडर था, उसको पैसे नहीं दिए, उसकी दाढ़ी खींची गई, उसको मारा गया। दूसरी घटना ये बताई जाती है कि कोई मुस्लिम बेटी को कार सेवक या तो पैसेंजर खींचातानी कर रहे थे। इस प्रकार की कुछ छुटपुट घटनाएं हुई, उसकी वजह से साबरमती ट्रेन कांड हुआ, ऐसा आरोपियों के पक्ष से कहा गया। उस दिशा में जांच भी करी गई। शुरुआत में गुजरात सरकार की, गुजरात पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया। उसके बाद मैटर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची और सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी का गठन किया। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के हेड एक्स डायरेक्टर ऑफ द सीबीआई श्री राघवन साहब को बनाया गया और श्री मल्होत्रा साहब को भी जिम्मेदारी सौंपी गई उनकी अध्यक्षता में। और उसके बाद उनने जो अपनी टीम बनाई इन्वेस्टिगेशन के लिए, उस इन्वेस्टिगेशन टीम के द्वारा साबरमती कांड और गुजरात के अन्य जो राइट्स हुए वो और सभी की जांच पड़ताल हुई। उसमें ये जो घटनाएं आरोपी पक्ष के द्वारा कही गई वो कहीं सिद्ध नहीं हुई। जब तक कानूनी प्रक्रिया के तहत कोई हकीकत या मुद्दा सिद्ध नहीं होता है, प्रमाणित नहीं होता है, वो एक बात ही मानी जाती है जो अपने बचाव के लिए हर कोई आरोपी कभी न कभी कहीं न कहीं कहता रहता है। जो सिद्ध हुआ वो ये है, जो जजमेंट में आया वो यह हकीकत है कि ये जो कार सेवक वहाँ से आ रहे थे, चूंकि वो धार्मिक प्रवास पर थे, पूर्णाहुति यज्ञ में अपनी आहुति देकर आ रहे थे, रामलला का मंदिर बनाने के उद्देश्य से, संकल्प से वो लोग कार्यरत थे, वो लोग वापस आ रहे थे, तो नेचुरली वो राम धून करते थे, जय श्री राम के नारे लगाते थे और ये सामान्य घटनाएं, सामान्य प्रक्रिया थी। इसके बाद जब ट्रेन 7:40 के आसपास गोधरा रेलवे स्टेशन पर आकर सुबह रुकती है, कार सेवक और अन्य पैसेंजर सभी उतरते हैं, चाय पानी नाश्ता लेते, खरीदते, देते वगैरह वगैरह करते हैं। उसमें कोई अगर डिस्प्यूट हुआ होता तो 4-5 कमरे छोड़ के पुलिस स्टेशन है, रेलवे पुलिस स्टेशन, वहाँ उस घटना का रिपोर्टिंग किया गया होता अन्य पक्ष के द्वारा। ऐसा कोई रिपोर्टिंग नहीं है।
बिटिया की जो बात है कि मुस्लिम बिटिया को खींचातानी करी गई, उस बिटिया ने भी अपना रिपोर्टिंग कहीं, तुरंत वहीं पे पुलिस प्लेटफॉर्म पे तो होती है, पर पुलिस स्टेशन भी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे 4 या 5 बड़े कमरे छोड़ के है, वहां कोई रिपोर्टिंग नहीं हुआ इस प्रकार की घटनाओं का, और न ही कोर्ट की ट्रायल में वो प्रमाणित हुआ, न सिद्ध हुआ। जो सिद्ध हुआ वो ये सिद्ध हुआ कि ये कार सेवक वापस, ट्रेन स्टार्ट हुई, बोगी में बैठे, ट्रेन जैसे ही स्टार्ट हुई तुरंत 100 मीटर 200 मीटर में चेन पुलिंग हुआ, जो कि पार्सल रूम कहा जाता है, एंड ऑफ द रेलवे प्लेटफॉर्म नंबर 1, सिग्नल फलिया के पास, सिग्नल फलिया से पहले। राइट। तो वहां पे ट्रेन रुक गई अंदाज से 200 मीटर में। वहां पे स्टोन थ्रोइंग हुआ। स्टोन थ्रोइंग करने वाले 5-15 लोग नहीं, 100-200 मुस्लिम लोग थे, ये वर्डिक्ट में कहा गया है। अचानक से 100-200 लोग और ये स्टोन पत्थर कहां से आ गए? कभी स्टोर करके तो रखते नहीं है, अलाउड भी नहीं है, वहां पे कोई कंस्ट्रक्शन तो चल नहीं रहा था कि पत्थर अवेलेबल थे। तो 100-200-300 लोगों का इकट्ठा हो जाना और पूरी पूरी ट्रेन पे पत्थरों की बरसात कर देना, इसके पीछे की कोई सत्य घटना, सत्य वजह सिद्ध नहीं हुई। इसके बाद जब चेन पुलिंग होती है तो वैक्यूम ब्रेक हो जाता है, उस वैक्यूम को ठीक करके चेन शुरू की जाती है, टेक्निकल एस्पेक्ट है। उस ट्रेन को फिर से स्टार्ट किया गया, ट्रेन फिर से शुरू हुई, फिर से चेन पुलिंग किया गया, फिर ट्रेन और 100-200 मीटर जाके खड़ी हो गई, फिर वहीं से सिग्नल फलिया का एरिया स्टार्ट होता है, फिर से स्टोन थ्रोइंग होने लगा। उसी प्रकार जैसे पत्थरों की बरसात कह सकते हैं। इनकी कोई वजह समझ में नहीं आ रही है। इसके बाद फिर से वैक्यूम ठीक करके ट्रेन स्टार्ट करी गई, वहां से और 200-300 मीटर पे उसकी जो ट्रेन की वैक्यूम सिस्टम होती है जिससे ब्रेक लगती है और ट्रेन खड़ी रहती है, चेन पुलिंग करके, और चेन पुलिंग के साथ साथ वैक्यूम पाइप, उसको कहा जाता है, 2 बोगी के कनेक्टेड होती है और रेलवे इंजन से लगा के रेलवे गार्ड, ट्रेन के गार्ड बाबू तक उसका कनेक्शन होता है। उस वैक्यूम पाइप को काट दिया गया ताकि जल्दी से तो पाइप रिप्लेस होगी नहीं, टेक्निकल इंजीनियरों का काम है, इसलिए उस वैक्यूम पाइप को काट दी गई कि ट्रेन जल्दी से शुरू ना हो जाए। पहले तो जैसे चेन पुलिंग हुआ, वैक्यूम ठीक तुरंत कर दिया जाता है, 2 मिनट 5 मिनट का समय लगता है, परंतु ज़्यादा समय मिले, ज़्यादा समय ट्रेन रुकी रहे सिग्नल फलिया वाले एरिया में, ए कैबिन के पास, सिग्नल का ए कैबिन कहा जाता है, वो सिग्नल फलिया के एरिया में है। ट्रेन को ज़्यादा समय वहाँ रुक जाए और मिले, इस दृष्टि से उसका वैक्यूम पाइप काट के ट्रेन को ए कैबिन के पास खड़ी कर दिया गया और 2 से 4 हज़ार मुस्लिम जो गोधरा के रहने वाले थे खास करके, वो सब इकट्ठे हो गए। फिर से वही पत्थरों की बरसात हुई। पैसेंजर बचने के लिए ऑन साइड से स्टोन थ्रोइंग हुआ, ऑफ साइड में जो कूद सके, जो उतर सके, जान बचाने के लिए उतर के अगल बगल के एरिया में भागने लगे। वो ए कैबिन का एरिया भी ऐसा है कि जहाँ 3 साइड, 3 तरफ मुस्लिम बस्ती का निवास है और एक तरफ रेलवे कॉलोनी है। जाएं तो जाएं कहाँ, पुलिस व्यवस्था इतनी सारी तो होती नहीं है जो 2000 पैसेंजरों को बचा सके। ये परिस्थिति में तुरंत फिर ट्रेन के जो बोगी थी, बोगी के दरवाज़ों को बाहर से बंद कर दिया गया।
आगे S5 था, पीछे S7 था, बीच में S6 था। S6 को टारगेट किया गया क्योंकि उसमें ज़्यादा कार सेवक थे। जो कार सेवक और राम सेवक जो गए थे, उनका नेतृत्व जो लोग कर रहे थे वो S6 में थे। महिलाएं, बच्चे और कार सेवक ये सब S6 में थे। इसलिए S6 को अटैक किया गया और साथ ही साथ और कोई पैसेंजर बचे नहीं या मदद न करें, इसलिए S5 और S7 पे भी अटैक किया गया। तो सर, अगर मैं इंडिपेंडेंटली इसको एनालाइज करूं आपकी बातें सुन के ही, और जो वर्डिक्ट में कहा गया है कि चेन पुलिंग हुई, उसके बाद गाड़ी वापस शुरू होती है, वापस से चेन पुलिंग होती है, उसके बाद जो वैक्यूम पाइप है उसको काटा जाता है। मतलब कोई तो टेक्निकल पर्सन वहाँ पे है जी जिसको पता है कि ये ट्रेन को ज़्यादा देर तक कैसे रोका जाए। जी उसके बाद उनको पता है कि कौन से डिब्बे को या कौन सी बोगी को टारगेट करना है, S6, क्योंकि वहाँ पे कार सेवक के जो प्रमुख नेता लोग थे वो वाले डिब्बे में थे, और उसके आसपास वाले डिब्बे को भी टारगेट किया गया। एक साथ 100 से 200 लोग आते हैं, उनके पास पत्थर हैं। उसके बाद जब ट्रेन थोड़ी आगे जाती है सिग्नल फलिया वाले एरिया में, वहाँ पे 2-4 हज़ार लोग अचानक से आ जाते हैं। जी तो ये बहुत बड़ा कॉन्स्पिरेसी लगता है जो बहुत टेक्निकली क्लिनिकल प्रिसीजन के साथ एग्जीक्यूट किया गया हो। आप मानते हो ये बात को सुन के ऐसा लग रहा है? वही न्यायालय के द्वारा कहा गया और सिद्ध किया गया है। प्रोसिक्यूशन के द्वारा ये हकीकत को सिद्ध किया गया है जिसे न्यायालय ने सही माना है। ट्रायल कोर्ट जो कहते हैं उनने सही माना है, जो कि स्पेशल कोर्ट बनाई गई थी साबरमती जेल कंपाउंड के अंदर। और इसके बाद ये मैटर हाई कोर्ट में गई क्योंकि ट्रायल कोर्ट ने तकरीबन 100 गुनहगार जो थे, आरोपी थे, उनमें से 11 लोगों को फांसी की सज़ा सुनाई, कैपिटल पनिशमेंट, और 20 लोगों को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई। टोटल 31 आरोपियों को सज़ा हुई और बाकी के 63 लोगों को उनके सामने केस सिद्ध न होने की वजह से, एविडेंस नहीं मिलने की वजह से उन्हें छोड़ दिया गया। तो वो अपील जब गुजरात हाई कोर्ट के समक्ष अपील हुई, उस अपील के हियरिंग के बाद भी गुजरात हाई कोर्ट ने भी इस बात को सही माना, ट्रायल कोर्ट के वर्डिक्ट को सही माना कि ये पूरा इंसिडेंट, ये जो घटना, दुर्घटना या हादसा हुआ है या अटैक किया गया है, वो एक कॉन्स्पिरसी थी, षड्यंत्र था, और षड्यंत्र के तहत हमला किया गया और उसमें 59 लोग मारे गए और ये लोग दोषी हैं ऐसा मानते हुए उन 31 में से 11 लोगों को, जिनको कैपिटल पनिशमेंट हुआ था, फांसी की सज़ा हुई थी, उसको आजीवन कारावास में तब्दील करते हुए टोटल 31 लोगों को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई। इसके बाद सेकंड अपील हुई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष, जो आज न्याय निर्णय के लिए पेंडिंग है। तो ये तो सिद्ध हो चुका है। और मीडिया ने तब क्या कहा, सरकार ने तब क्या कहा, अन्य पक्षों ने क्या कहा, हिंदुओं ने क्या कहा, मुस्लिमों ने क्या कहा, NGOs ने क्या कहा, मानवाधिकार आयोग ने क्या कहा, किसने क्या कहा, उन बातों का कोई मतलब नहीं रहा। हाँ, लोकतंत्र है, सबको सब कुछ जानना, कहना, सुनना, चर्चा करना, सही है या गलत बोलने का अधिकार है। परंतु जब बात न्याय तंत्र के पास जाती है, न्यायालय के पास जाती है, और न्यायालय जो सिद्ध होता है उस प्रमाण से प्रमाणित करती है, और प्रमाणित करते हुए जब न्यायालय अपना वर्डिक्ट देती है, अपना जजमेंट देती है, अपना फैसला देती है, और खास करके जब उस आज 2011 में ट्रायल कोर्ट ने फैसला दिया, आज 2024 है, करीबन 12-13 साल हो चुके हैं, आज की तारीख में वो अनचैलेंज्ड हो चुका है। हालांकि उसे हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया और हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज किया गया है, परंतु आज की मानने वाली बात यह है, जो कोर्ट में सिद्ध हो चुका है, प्रमाणित हो चुका है कि हमला हुआ, मुस्लिमों के द्वारा हमला किया गया, हिंदू कार सेवकों को जान से मार देने के लिए हमला किया गया, जिसमें 59 कार सेवक मारे गए, 58 कार सेवक
उस बोगी में जलकर वहीं पे उसी समय आधा घंटे की घटना में जलकर मृत्यु हो गई उनकी, वो बलिदानी हो गए। और एक कार सेवक 6 दिन के बाद सिविल हॉस्पिटल में उसकी मृत्यु हुई। टोटल 59 कार सेवकों की मृत्यु हुई, हुतात्मा हुए। तो अब अन्य चर्चाओं को, अन्य बातों को किसी मीडिया ने क्या कहा या किसी एनजीओ ने क्या कहा या और कोई व्यक्तियों ने क्या कहा, उसकी कोई अहमियत नहीं रहती, उसका कोई महत्व नहीं रहता है। जो कोर्ट ने कहा है आज की तारीख तक के लिए वह फाइनल वर्डिक्ट। लेकिन सर इसमें एक बहुत बड़ी बात यह है कि जो कोर्ट ने कहा है वो बहुत कम लोग पढ़ते हैं, वो बहुत कम लोगों तक पहुंचता है। अगर आप मीडिया नैरेटिव की बात करें तो जब 2002 में ये घटना हुई, मैं 12 साल का था, राइट। जैसे जैसे बड़े होते, क्योंकि ये घटना बहुत समय तक चर्चा में रही, तब तक चर्चा में रही जब 2014 का इलेक्शन हुआ तब वापस चर्चा में आई। मतलब ये घटना ऐसी थी जो मीडिया छोड़ना ही नहीं चाहती थी। तो एक पूरा ऐसा नैरेटिव बना दिया गया कि अगर गोधरा कांड की बात करें तो लोगों के दिमाग में, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो वो समय पे छोटे थे, जिनको बहुत ज़्यादा नहीं पता, जिन्होंने वर्डिक्ट अंदर से नहीं जाना, उनको यही लगता है कि गोधरा कांड मतलब गुजरात में दंगा हुआ और बहुत सारे मुस्लिम्स मर गए। तो गोधरा कांड का जो रेफरेंस लोगों के दिमाग में है, वो रेफरेंस शायद ही कुछ लोग होंगे जिनको ट्रेन के बारे में भी पता है, जिनको ये जो कार सेवकों को जलाया गया उसके बारे में भी पता हो। क्योंकि मीडिया ने एक पूरा ऐसा नैरेटिव बना दिया है कि गोधरा मतलब दंगा हुआ, दंगा में गवर्नमेंट की कोई चूक हुई और उसकी वजह से बहुत सारे मुस्लिम्स मर गए। तो ये पूरे इंडिया में मीडिया वालों ने ये नैरेटिव फैला दिया था। जब ये मूवी आ रही है, जब हम ये चीज़ों को नज़दीक से जानने का प्रयत्न करते हैं, तब जाके पता चलता है कि ये कितनी गंभीर घटना पहले हो चुकी थी, राइट। तो आप बोल रहे हो कि उसकी कोई अहमियत नहीं है, लेकिन नई जनरेशन को पता चले कि हुआ क्या था, एक्चुअली घटना वहाँ पे क्या हुई थी, उसके लिए ये बातें होना बहुत ज़रूरी है। अहमियत नहीं है कहने का मतलब कि जो अन्य बातें कही गई, न्याय तंत्र में जो सिद्ध हो चुका, न्यायालय ने जो अपना आखिरी फैसला दे दिया और जो बातें प्रमाणित हो चुकी, सिद्ध हो चुकी, उनके सिवाय की जो बातें, जैसे मैंने कही 2-3 घटनाएं कि किसी मुस्लिम को परेशान किया गया, किसी महिला बिटिया को, मुस्लिम बिटिया को परेशान किया गया, इस प्रकार की जो बातें आई और मीडिया ने बहुत ज़ोर शोर से उसको हवा में फैलाया, उन सब बातों की, उन सब तथ्यों की या उन सब मुद्दों की जो हवा में चलाए गए, अंधेरे में पत्थर फेंके गए, अंधेरे में गोली चलाई गई, जो कहा जाता है, उस प्रकार से एक पक्ष के द्वारा जो बातें चलाई गई, जिनको मीडिया के द्वारा और एनजीओज के द्वारा और अन्य कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट जो कहते हैं राजकीय दृष्टि से, उन लोगों के द्वारा जो चलाया गया, उन मुद्दों की अब कोई अहमियत नहीं है, इस न्याय तंत्र के आखिरी फैसले के बाद नहीं रहती। ये मेरा कहना है। लेकिन आप मानते हो कि मीडिया ने नैरेटिव चेंज करने की कोशिश की? जी, मीडिया, बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि मीडिया अपने आप को तो चौथा पिलर कहती है, लोकशाही का चौथा पिलर कहती है। कुछ हद तक बात सही भी है, परंतु उस बात को सिद्ध करने में मीडिया आखिरी 10, 20, 30 साल में कहीं ना कहीं सफल नहीं रहा। मीडिया ने वो कहा जो जन भावना को प्रदर्शित करता था, जन भावना को अच्छा लगता था। खैर, जैसे कहते हैं टीआरपी बढ़ाने के लिए लोगों को जो कुछ भी अच्छा लगता है वैसी फिल्में बनती हैं। उसी प्रकार से मीडिया ने भी वही हकीकत परोसी उस समय, जो सत्य नहीं थी। मीडिया ने कोई जांच पड़ताल नहीं करी, गैर जिम्मेदाराना, बहुत जिम्मेदारी से मैं कह रहा हूं कि मीडिया का रोल उस समय गैर जिम्मेदार था। सत्य हकीकत लोगों तक पहुंचाने के बदले मीडिया ने गैर जिम्मेदारी से सिर्फ और सिर्फ मरे हुए लोगों को, उन मुर्दों को, वो आगजनी की घटना को, यही सब दिखाया जो कि नहीं दिखाना चाहिए। हकीकत कहें, सत्य घटना है, सत्य बात है, उसका
निरूपण हो, परंतु वो जिम्मेदारी से होना चाहिए। मीडिया ने ये नैरेटिव फैलाने की कोशिश की, खास करके क्रिया और प्रतिक्रिया की जो बात है, एक्शन और रिएक्शन की जो बात है, कि चूंकि यहां इतनी बड़ी घटना हुई या दुर्घटना हुई या हादसा हुआ और एक षड्यंत्र के तहत जो कार्य किया गया, जिसकी वजह से निर्दोष राम सेवक जो अपनी राम धुन में रत रहकर यज्ञ में जाके आए थे, अपने अपने घर की तरफ जा रहे थे, उन लोगों पे हमला करके उन लोगों को की हत्या कर दी गई। वो बात जैसे ही गुजरात में फैली, पूरे भारत में फैली, गुजरात के कई सिर्फ कुछ चंद जिलों में कुछ घटनाएं हुई, नहीं हुई वो मैं नहीं कहता हूं, गलत हुई ये भी कह रहा हूं। एक व्यक्ति की हत्या हो वो भी गलत है, और 100 व्यक्ति की हत्या हो वो भी गलत है। मानव अधिकार की दृष्टि से, मानव जीवन की दृष्टि से मानव जीवन अमूल्य है। सिर्फ एक माता होती है जो मानव को जन्म दे सकती है। हम मानते हैं भगवान मानव को जन्म देता है, परंतु धरती पर की माता मानव को जन्म देती है, मारने का अधिकार किसी को नहीं है। ये मेरी दृढ़ मान्यता है। परंतु गोधरा कांड होने की वजह से अलग अलग जिलों के लोग उसमें हुतात्मा हुए थे। इस वजह से वो जब डेड बॉडी अपने अपने घर, अपने अपने गांव जब अंतिम क्रिया के लिए गए, लोगों की भावनाएं भड़कीं और दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें दिन पूरे गुजरात में के कई एरियाओं में दंगे भड़के, जिसमें मुस्लिम लोग मारे गए, हिंदू लोग भी मारे गए। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम ही मारे गए, 250 से उपरांत हिंदू भी मारे गए, जो पुलिस गोलीबारी में भी मारे गए, और एक पक्ष दूसरे पक्ष के द्वारा हत्याएं हुई, 700 से ज़्यादा मुस्लिम मारे गए। ये सब सत्य हकीकत है, परंतु क्यों हुआ वो मीडिया ने नहीं दिखाया। मैं जो मीडिया की गैर जिम्मेदारी की बात करता हूं, तो मेरा कहने का आशय ये है कि ये हुआ क्यों हुआ वो मीडिया ने दिखाया। जो गलत है उसको गलत कहा, ठीक है, सही है, परंतु क्यों हुआ वो दिखाने के बदले मीडिया ने साबरमती कांड की सत्य हकीकत, सत्य घटना जो थी उसको छिपाया, नहीं दिखाया, उस घटना पे पर्दा डाल दिया, और बाकी की 2, 3, 4, 5 दिन में जो घटनाएं हुई उनको हाईलाइट किया अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए। अपनी संस्थाएं, मीडिया हाउसेस जो नए नए गुजरात में एस्टैब्लिश हुए थे, बल्कि भारत में एस्टैब्लिश हुए थे, शुरुआती दौर में थे, वो स्थापित हो जाएं, इस दृष्टि से उनने इन गुजरात की घटनाओं को इतना चलाया, चगाया, चढ़ाया, दिखाया कि साबरमती कांड ढक गया, साबरमती का सत्य ढक गया। इस वजह से ही जो फिल्म की आप बात कर रहे हैं, एक्सीडेंट और कॉन्स्पिरेसी, गोधरा, ये फिल्म का नाम है। अकस्मात या षड्यंत्र, गोधरा, इस नाम से त्रिनेत्र फिल्म्स ने फिल्म बनाई है। प्रोड्यूसर बीजे पुरोहित जी हैं और उसके डायरेक्टर M.K. शिवाक्स जी हैं। एसोसिएट प्रोड्यूसर अक्षता नामदेव जी हैं। उन लोगों ने और उनकी पूरी टीम ने काफ़ी मेहनत करके सत्य के करीब पहुंच के और कम से कम 5-6 साल तक इस घटना और इसकी हकीकत का जस्टिस नानावटी कमीशन, ट्रायल कोर्ट का और ऑनरेबल हाई कोर्ट का वर्डिक्ट, जमीनी हकीकत, हिंदू पक्ष, मुस्लिम पक्ष, आरोपियों का पक्ष, मरने वालों का पक्ष, सभी परिवारों से, सभी लोगों से मिलकर, रूबरू मिलकर, उनसे चर्चा करके सत्य हकीकत जानने के बाद अपनी
थीसिस लिख के, पिक्चर में खैर डायरेक्टर ने अपना रोल भी किया है, एक रिसर्च स्टूडेंट है जो सत्य घटना पर आधारित है। सत्य घटना में यह एक माता पिता उसमें बलिदानी हुए थे, उनका बच्चा उस समय स्कूल कॉलेज में पढ़ता था। आगे जाके उसको हुआ कि जिस घटना में मेरे माता पिता की मृत्यु हुई है वो घटना को मैं जांच करूंगा, रिसर्च करूंगा कि सत्य क्या था। उसने सही हकीकत में रिसर्च किया है। वही रोल डायरेक्टर M.K. सिवाक्स ने फिल्म में दिखाया है और वो रिसर्च करता है। रिसर्च में जो पाया गया, 5-6 साल की रिसर्च में जो सत्य पाया गया, उस सत्य घटना और सत्य हकीकत के आधार पर स्टोरी लिख के ये पूरी फिल्म बनाई गई है, जिसका प्रीमियर शो कर्णावती अहमदाबाद में अभी गए लास्ट संडे को ही 30 जून के रोज प्रीमियर शो किया गया। आने वाली 19 जुलाई को ये फिल्म पूरे भारत में प्रदर्शित होगी। हम लोग इसलिए कह रहा हूं चूंकि मैं भी उस फिल्म मेकिंग में क्रिएटिव एडवाइज़र हूं। जो सत्य घटनाएं मैंने देखी हैं, सुनी हैं, अनुभव की हैं, जानी हैं, इस वर्डिक्ट के माध्यम से भी जानी हैं, और साबरमती कांड पे और गुजरात दंगों पे जांच करने वाले जस्टिस नानावटी मेहता कमीशन के द्वारा जो हकीकत बाहर आई है, सिद्ध हुई है, उसका मनन पठन चिंतन करने के बाद जो सत्य हकीकत थी वो मैंने उन लोगों को बताई है और उन लोगों ने उसको फिल्म में फिल्माया है। सर, ये जो हुआ, ये जो साबरमती कांड हुआ, वो टाइम पे आपकी लाइफ में क्या चल रहा था? आप गोधरा में ही थे? मैं गोधरा में था। 2002 में मेरी 18 साल की वकालत हो चुकी थी। 18 साल से गोधरा में मैं वकालत करता था। वह आगे कहा, वैसे मैं तो पैदाइशी गोधरावासी हूँ। 18 साल की वकालत में मैं अपने क्षेत्र में काफ़ी कुछ स्थापित हो चुका था। अपने कानूनी क्षेत्र में सब बातों को मैं देख सकता था, समझ सकता था, सोच सकता था। तो आपने ये देखा जब ये हुआ? जी। आपने अपनी नज़रों से देखा ये सब? हाँ, जो मुझे तुरंत जानने को मिला जैसे ही 8 बजे, पौने 8 बजे घटना शुरू हुई, अंदाज से पौने 8 बजे के आसपास शुरू हुई। 8 बजे मुझे मैसेज मिला, मैं समझ लो 8:15 बजे वहाँ पहुँच गया। कि गोधरा छोटा सा टाउन था, 15-20 मिनट का रास्ता था, 2-4 किलोमीटर जाना, मतलब 10-15 मिनट में मैं 8:15 साढ़े 8 के बीच में वहाँ पहुँच गया। मैंने जलती हुई बोगी देखी, अंदर जलते हुए लोगों को, चिल्लाते हुए लोगों को देखा। आज दिल रो रहा है। जैसे आगे कहा कि मानव जन्म देना सिर्फ माता का अधिकार है, मारने का अधिकार सिर्फ शिव जी को है। जीवन का अंत तो निश्चित होता है, जैसा गीता जी में कहा है, परंतु वह जीवन का अंत कुदरती तौर पे होना चाहिए। उसके बाद क्या हुआ? आपने वो देखा, उसके बाद क्या हुआ? वहाँ पे जैसा कोर्ट में भी सिद्ध हो चुका है, मैं बार बार कोर्ट में सिद्ध हो चुका, इसलिए कहना चाहूँगा कि ये सत्य हकीकत आपकी जनरेशन के लोगों तक पहुँचनी चाहिए, जो मीडिया ने नहीं पहुँचाई। एक मीडिया हाउस ने प्रयत्न किया था, 2014 में प्रयत्न किया था। उनने 3 एपिसोड और कुल 5 एपिसोड भी दिखाए थे कि घटना में क्या हुआ, कैसे हुआ। वर्डिक्ट के आधार पर ही सत्य घटना क्या थी उसकी जांच पड़ताल करके उनने अपने एपिसोड बताए थे। छोटा सा उनने अच्छा प्रयत्न किया था, जिसकी वजह से, परंतु वो पूरे सभी भारतीयों तक पहुंचा नहीं है। इसीलिए ये फिल्म बनाने का विचार प्रोड्यूसर डायरेक्टर को आया, मेरा संपर्क किया और मैंने भी उसमें अपना योगदान दिया। इसीलिए दिया कि हम तो उस समय अपने जीवन के 40 साल की उम्र पे थे, कुछ देख सकते थे, समझ सकते थे, पर उस समय जो पैदा हुए थे या 2, 5, 10 साल की उम्र में थे, जो आज 30 से 40 साल की उम्र के युवा वर्ग के बच्चे होंगे,
उन लोगों को इस घटना के बारे में सिर्फ इतना मालूम है कि साबरमती ट्रेन कांड हुआ, 59 लोग मारे गए और कुछ लोगों को सजा हुई। बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता कि ट्रेन कांड हुआ। लोग सिर्फ यही जानते हैं कि गुजरात में दंगे हुए थे, क्योंकि उसको वो मीडिया ने वो नैरेटिव बनाया था। गुजरात के हुए पीछे से जो 3-4-5 दिन में कह रहा हूं, उनमें जो गुजरात के दंगे हुए उनको गोधरा कांड का नाम दिया गया। एग्जैक्टली, दैट्स द और पॉइंट। गोधरा कांड के नाम पे गुजरात दंगे दिखाए गए। उनको गुजरात दंगे कहना चाहिए था, परंतु गोधरा कांड कहा गया। गोधरा कांड कह कह के साबरमती कांड दिखाने के बदले गुजरात के दंगे दिखाए गए। इसलिए लोगों के जहन में, लोगों की जानकारी में सिर्फ ये है कि गोधरा कांड का मतलब होता है गुजरात और दंगे। ये प्रयास कुछ 10-12 सालों तक चला, बिल्कुल अनस्टॉपेबली मीडिया चला रही थी। आज तक भी गुजरात दंगे नहीं कहे जाते। आज भी मीडिया बोलते हैं, मीडिया पर्सन बोलते हैं तो गुजरात दंगे नहीं बोलते, गोधरा कांड कहते हैं। हालांकि गोधरा कांड तो दिखाते ही नहीं है, बोलते ही नहीं है। इसीलिए हमने ये फिल्म बनाने का प्रयास किया और फिल्म में ये दिखाने का प्रयास किया कि साबरमती का सत्य क्या था, साबरमती कांड का सत्य क्या था। और वो उसमें वही दिखाया है, वही कहा है, वही कहने का हमारा प्रयास है जो जस्टिस नानावटी मेहता कमीशन ने अपना आखिरी रिपोर्ट 2014 में गुजरात सरकार को दिया, जो 14 से आज 10 साल हो गए हैं, अनचैलेंज्ड है। उसको कहीं चैलेंज नहीं किया, उसके विरुद्ध की कोई बात नहीं कही गई, न ही उसको कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे उसका विरोध किया गया। सर, कॉन्स्पिरेसी थियरीज ऐसा कहती है कि 2-3 रीजंस बताती हैं कि ये क्यों हुआ और कैसे हुआ। तो पहला तो जैसे आपने बताया कि कुछ तो इंटरनल फाइट्स हुई, लखनऊ से कोई चढ़ा और वहीं से फाइट शुरू हो गई थी। उसके बाद मीडिया में कुछ आर्टिकल्स रिलीज हो रहे थे जिसकी वजह से गोधरा में ट्रेन पहुंचते एक माहौल बन गया था। पहला कॉन्स्पिरेसी थियरी ये है। दूसरा ये हुआ कि वही जो चाय वाला आपने बताया कि गोधरा में किसी ने चाय लिया और मुस्लिम बच्चा जो चाय दे रहा था उसके साथ कुछ खराब व्यवहार हुआ, उसकी वजह से भीड़ भड़क गई और फिर ये कांड हुआ। तीसरा एक कॉन्स्पिरेसी थियरी का एक बहुत बड़ा नैरेटिव ये है कि जो पाकिस्तान के स्लीपर सेल्स जो वो एरिया में थे उनको एक्टिवेट किया गया और उनके द्वारा ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया। आप मानते हो कि पाकिस्तान का कोई इन्वॉल्वमेंट हो सकता है इसमें? मैं मानता हूं कि पाकिस्तान के इन्वॉल्वमेंट के बगैर हिंदू मुस्लिम का दंगा भारत में हो ही नहीं सकता। कहीं न कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट होता ही है। सर, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, आप थोड़ा डिटेल में समझाइए। कुछ डिटेल में कहूं तो कुछ वर्ष पहले की बात है कि गोधरा से गैर कानूनी तरीके से वीज़ा प्राप्त करके सैकड़ों लोग पाकिस्तान जाने के लिए वीज़ा प्राप्त किया। गलत डॉक्यूमेंट, गलत आइडेंटिटी कार्ड वगैरह के आधार पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुआ, केस दाखिल हुए, पेंडिंग है। अगर किसी भारतीय व्यक्ति को पाकिस्तान जाना है या पाकिस्तान के नागरिक को भारत आना है तो कोई प्रतिबंध तो आजकल है नहीं। जो प्रतिबंध लगाए गए वो सिर्फ युद्ध के समय लगाए जाते हैं, कुछ मर्यादित समय के लिए। आज तो फ्रीली वीज़ा मिल रहे हैं। हाँ, जांच पड़ताल होती होगी, परंतु इस साबरमती कांड के कुछ आरोपी भी भारत से भाग के पाकिस्तान चले गए और पाकिस्तान में आज की तारीख में भी छुपे हुए हैं। ऐसी बातचीत, तपास हुई उस समय। अब बहुत वर्ष हो गए तो मैं वर्ष नहीं बता पाऊंगा, परंतु जो 2 आरोपी पाकिस्तान में रह गए थे उन लोगों ने कराची से टेलीफोनिक इंटरव्यू टाइम्स ऑफ इंडिया के प्रतिनिधि को देकर क्या हुआ, कैसे हुआ, घटना पूरी उनने बताई थी। तो अगर पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो पाकिस्तान ने ऐसे लोगों को अपने यहाँ रखा क्यों? पाकिस्तान ने क्या सहायता की उन 2 बच्चों को, उन 2 मुस्लिम व्यक्तियों को, आरोपियों को भारत को सौंपने के लिए क्या कार्रवाई करी? तीसरी बात, जैसा आपने कहा कि शायद आप जानते हो कि न जानते हो, आप भी उसी युवा वर्ग में हो कि जो
हैप्पी हैप्पी समय जो है गुजरात का 22-25 साल का, उसमें रह रहे हो। पाकिस्तान में एक गोधरा गली कही जाती है, एक पूरा एरिया है जहां गोधरा के लोग जाके बसे 47 के बाद, और वो पूरे एरिया को गोधरा से जाना जाता है, गोधरा गली, गोधरा एरिया से जाना जाता है। ये गोधरा का महत्व जो शुरू में आपने पूछा था वो है पाकिस्तान के लिए, या गोधरा के लिए पाकिस्तान का वो महत्व है। क्यों कि कोई भाई यहाँ रह गया, बहन वहाँ चली गई, बहन यहाँ रह गई, भाई वहाँ चला गया, बाप यहाँ रहे, बेटे गए, बेटे यहाँ रहे, बाप गए। ये परिस्थिति उस समय हुई, कुछ लोग वहाँ गए, बसे, तो उस एरिया को गोधरा एरिया कहा जाता है। वो कोई गलत नहीं है, परंतु मूल बात आपने जो प्रश्न पूछा वो ये है कि पाकिस्तान कनेक्शन है क्या। तो पाकिस्तान कनेक्शन ऑन रिकॉर्ड प्रूव करने में हम, गुजरात पुलिस में जानता हूं, मैं समझता हूं वहां तक कुछ असफल रही, क्योंकि ये जो कांड होते हैं, ऐसे जो षड्यंत्र होते हैं, उसमें कुछ लिखा पढ़ी करके, कानूनी करार करके तो किए नहीं जाते हैं कि उसका इन्वेस्टिगेशन हो, कोई डॉक्यूमेंट मिले, कोई वो मिले, और सांकेतिक भाषा में ये सब कार्य होते हैं। तो इससे उन सांकेतिक भाषाओं को के द्वारा आए हुए मैसेज को कनेक्ट करना, कोड करना, डिकोड करना, ये सब मुश्किल काम होता है, नहीं सिद्ध होता है। परंतु मैंने जैसे कहा कि कुछ वर्ष पूर्व की बात है कि सैकड़ों गोधरावासियों ने पाकिस्तान जाने के लिए गलत वीजा बनवाए और फेक डॉक्यूमेंट के आधार पर बनवाए। क्यों? सही व्यक्ति हो, भारत के नागरिक हो, भारत सरकार वीजा देती है, फेक डॉक्यूमेंट क्यों बनाने पड़ते हैं? गलत वीजा की प्रक्रिया से क्यों पसार होना पड़ता है? कुछ न कुछ धुआं वहीं होता है जहां कहीं या कभी आग होती है। सर, ये जो घटना हुई उसके बाद की हम बात करें तो कानूनी कार्यवाही होती है, 2 जगहों से होती है, एक गुजरात में होता है और एक सेंट्रली होता है। गुजरात में नानावटी कमीशन का फॉर्मेशन होता है, और वो जो साबरमती कांड, स्पेसिफिकली जो ट्रेन को जलाए जाने वाला इंसिडेंट होता है, उसको इन्वेस्टिगेट करती हैं। और जो ये घटना के बाद जो 10 दिन में और 7-8 दिन में जो दंगे होते हैं गुजरात में, उसका भी इन्वेस्टिगेशन होता है, और वो कुछ समय बाद सेंट्रल से स्टार्ट होता है, एक SIT का गठन होता है सुप्रीम कोर्ट से। तो ये जो कानूनी प्रक्रिया हुई उसके बाद, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानना है कि क्या हुआ। जैसे 27 फरवरी 2002 को जो साबरमती ट्रेन कांड हुआ, इन्वेस्टिगेशन FIR उसी दिन लिखकर शुरू हो गया। इसके बाद जस्टिस नानावटी और जस्टिस शाह का कमीशन गुजरात सरकार के द्वारा अपॉइंट किया गया। जस्टिस शाह का देहांत हुआ 2008 में, तो जस्टिस अक्षय मेहता जी को अपॉइंट किया गया। तो पीछे से वो जस्टिस नानावटी एंड मेहता कमीशन बन गया। उन्होंने साबरमती कांड और उसके बाद गुजरात में जो दंगे वगैरह हुआ वो सबका इन्वेस्टिगेशन किया। साथ ही साथ ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में गई, कुछ NGO वगैरह अपना ऑब्जेक्शन लेके सुप्रीम कोर्ट पहुँचे, और सुप्रीम कोर्ट ने सभी केसों का ट्रायल, सभी मतलब मुख्य जो 10 बड़े केस थे उनका ट्रायल स्टे कर दिया, और करीबन 8-9 साल तक वो ट्रायल स्टे रही, केस नहीं चले, और SIT का गठन किया, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, और उसके चीफ मिस्टर राघवन जो CBI के एक्स डायरेक्टर थे, बहुत नामी इन्वेस्टिगेटर और बहुत रिनाउंड प्रसिद्ध अधिकारी रहे CBI के डिपार्टमेंट में। उनकी अध्यक्षता में सिट की रचना करी गई। एक और IPS ऑफिसर मिस्टर मल्होत्रा की उनके साथ अपॉइंटमेंट करी गई, और फिर सिट की पूरी टीम बनी जिसमें IPS ऑफिसर्स भी रहे, गुजरात पुलिस की टीम रही, अन्य डिपार्टमेंट से भी टीम रही, और उसने इन्वेस्टिगेशन किया। उनको रिपोर्ट
डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट को करना था। समय समय पर जो कुछ भी जांच सीट करती है उसका रिपोर्ट राघवन साहब को डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट को करना था। ये कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में वो जांच हो रही थी। गुजरात सरकार या भारत सरकार का उसमें बाद में जांच में कोई रोल नहीं था। तो सीट ने जो इन्वेस्टिगेशन किया, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को सबमिट किया, वो भी अनचैलेंज हुआ और रहा, आज तक अनचैलेंज्ड है। एक तीसरी कमिटी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, उस समय लालू जी रेल मंत्री थे, उनके द्वारा खास करके बैनर्जी कमेटी, यस, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस बनर्जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई। उनका प्रयास ये था कि ये अकस्मात था, षड्यंत्र नहीं था, ये सिद्ध करना, ये दिखाना। जो जस्टिस बनर्जी थे उन्होंने जो जांच पड़ताल करी, दुख के साथ कहना पड़ता है, ऑनरेबल जस्टिस हैं, उनके प्रति मान सम्मान के साथ कहना चाहूँगा कि उन्होंने न तो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को एग्जामिन किया, न विटनेसेस को एग्जामिन किया, न रेलवे के टेक्निकल ऑफिसर्स को एग्जामिन किया। जो मूल और महत्व के पहलू थे उस दिशा में कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया। परंतु जो पेपर्स आए, जो कागज वगैरह आए, बोगी को एग्जामिन किया और वो योग्य समझते थे ऐसे लोगों के स्टेटमेंट्स वगैरह करके अपना रिपोर्ट तैयार कर दिया कि इट वाज एन एक्सीडेंट, वो अकस्मात। सर ऐसा भी कहा जाता है कि वो जो पूरा कमेटी का गठन हुआ था जो रेलवे मिनिस्ट्री के द्वारा, जी, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, मतलब वो लीगल था ही नहीं। हाँ, इसीलिए ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट में जब उनके रिपोर्ट को और उनकी अपॉइंटमेंट को चैलेंज किया गया तो गुजरात हाई कोर्ट ने दोनों पहलुओं को, दोनों पक्षों को हियरिंग वगैरह करके और निरस्त कर दिया। उनकी कमेटी ही निरस्त कर दी कि उनकी अपॉइंटमेंट ही गैर कानूनी है। तो वो भी सिद्ध हो गया, प्रमाणित हो गया ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा, जो आज तक अनचैलेंज है। तो क्या वो प्रयास था यूपीए गवर्नमेंट का कि ये घटना को या ये दंगे को या जो भी वो हुआ, जो लोगों को जलाया गया, जो एक क्राइम था, उसको एक अकस्मात बना दिया? मैं मानता हूं वो भी एक मानसिक षड्यंत्र था यूपीए गवर्नमेंट का और जिम्मेदार राजनीतिज्ञ और जिम्मेदार अधिकारियों का एक मानसिक षड्यंत्र था कि जो हादसा हुआ था, कौन जिम्मेदार है, वो सत्य न कोर्ट के सामने आए न समाज के सामने आए। सर ऐसा भी कहा जाता है कि ये जो पूरा इन्वेस्टिगेशन हुआ, जो बैनर्जी कमेटी ने इन्वेस्टिगेशन किया, कुछ 4 महीने में पूरा इन्वेस्टिगेशन निपटा दिया। बिल्कुल। और उनका प्रयास ही यही था कि ये जो क्राइम हुआ, ये जो हादसा हुआ है, उसको अकस्मात बता दिया जाए। बिल्कुल। और उसके बाद जो दंगे हुए, वो दंगे के लिए गुजरात सरकार को रिस्पॉन्सिबल कहा जाए और उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया जाए। ये एक पूरा प्रयास था। ये वही मैं कह रहा हूँ, उस समय के राजनीतिज्ञों और अधिकारियों का ये मानसिक षड्यंत्र था और जिसका इंस्ट्रूमेंट बन गए मिस्टर बनर्जी, जस्टिस बनर्जी, जो उनका रिपोर्ट और उनकी अपॉइंटमेंट ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट ने निरस्त कर दी, गैर कानूनी डिक्लेयर कर दी। उनको समझना चाहिए था ये करना है। किसी भी हादसे में, किसी भी गुनाहित कृत्य में, किसी भी इंसिडेंट में देखने जाओ तो आई विटनेस का इंपॉर्टेंस ही वो नहीं समझे। ऐसा कैसे हो सकता है? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड हुए थे, उन्होंने आई विटनेसेस को भी एग्जामिन नहीं किया कि आपका क्या कहना है। हाँ, आई विटनेस जो कहता वो सत्य है, असत्य है, योग्य है, अयोग्य है, वो निर्णय लेते, परंतु जांच ही नहीं करना, उनको नहीं बुलाना, नहीं पूछना, यही उनकी बायसनेस दिखाता है। ये मैं मानूंगा और ये मैं कहूंगा भी। राइट। तो जो गुजरात का नानावटी कमीशन का जो इन्वेस्टिगेशन था, क्या वो क्लोजर हो चुका है? हाँ, वो 2014 में आखिरी रिपोर्ट सबमिट हो गया। आज उस बात को 10 साल हो गए। आज उसको मैं टेक्निकल और लीगल लैंग्वेज में कहूँगा, नाउ इट इज़ द लास्ट वर्डिक्ट विच इज़ अनचैलेंज्ड। उसको कहीं किसी भी पक्षकार ने उसका विरोध नहीं किया। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो एसआईटी कमेटी थी,
उसका भी जो इन्वेस्टिगेशन है, इज इट क्लोज्ड कि वो चल रहा है अभी? वो एसआईटी तो आज कंटिन्यू है, क्योंकि कई मैटर सुप्रीम कोर्ट में आज भी निर्णय के लिए पेंडिंग है। लेकिन उसमें गुजरात सरकार को क्लीन चिट मिल गई थी, यस जो हुआ 2012 में। यस बिल्कुल, गुजरात सरकार का इसमें, इस इंसिडेंट में, साबरमती कांड के इंसिडेंट में या इसके बाद के गुजरात रायट में, जो गुजरात सरकार ने अपनी भूमिका अदा नहीं की, योग्य कार्यवाही नहीं की, ऐसे जो आरोप थे उसकी भी जांच पड़ताल की गई। उस समय के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर नरेंद्र भाई मोदी को भी 6 घंटे से ज़्यादा सीट ने इन्वेस्टिगेट किया, यही राघवन साहब ने इन्वेस्टिगेट किया। इसके बाद चाहे राघवन साहब की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का रिपोर्ट हो, चाहे जस्टिस नानावटी कमीशन का रिपोर्ट हो, और उसके आधार पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी गुजरात सरकार के अधिकारी, गुजरात सरकार के जो लीड करने वाले माननीय नरेंद्र भाई मोदी उस समय के, इन सबको निर्दोष कहा कि इन लोगों का ऐसा कोई रोल नहीं है जिसकी वजह से दंगे हों या हुए या होने दिए गए। दूसरे शब्दों में उनने अपनी भूमिका न्यायिक तौर पे और नैतिक तौर पे अदा की, ये सिद्ध हुआ। लेकिन सर, इतना बड़ा नैरेटिव बनाया गया और ये कुछ 2002 से लेके अभी भी चल रहा है जी। लेकिन अगर टेक्निकल तौर पे देखें तो 2014 में शायद ये मामले का अंत हो गया। मतलब जब लोगों ने उनको जी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के तौर पे एक्सेप्ट किया, उनको इलेक्ट किया और वो प्राइम मिनिस्टर बने, उसके बाद धीरे धीरे ये जो बात है वो थोड़ी कम होती गई। अभी भी लोग कर रहे हैं, लेकिन इतना बड़ा नैरेटिव बनाना कि एक व्यक्ति को दोषी करार देना मीडिया ट्रायल के थ्रू ही जी कि दंगे हुए और इन्होंने होने दिए और इन्होंने कुछ किया नहीं, ऐसा कोई क्यों करेगा? राजकीय षड्यंत्र जो तो क्या नरेंद्र मोदी जी से वो यूपीए गवर्नमेंट इतना डरती थी वो समय पे? वो समय पे तो नहीं था कि आगे जाके प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। वो एक गुजरात एक छोटे से स्टेट के चीफ मिनिस्टर थे। वो शायद आगे जाके चेंज भी हो सकते थे, लेकिन फिर भी इतना डर या इतना बड़ा षड्यंत्र यूपीए गवर्नमेंट ने क्यों किया और कोई क्यों करेगा? सर्वसक्षम सर्वसत्ताधीश रावण को भी एक सन्यासी राम से डर था। असत्य के मन में हमेशा डर रहता है। वही हाल था कि उस समय के राजकीय पक्षों को, अन्य राजकीय पक्षों को, मोदी जी चाहे सिर्फ चीफ मिनिस्टर एक राज्य के थे, परंतु मोदी जी के सत्य से बाकी सबके असत्य को कुछ न कुछ कहीं न कहीं मन में डर था। इसलिए वो सब चाहते थे कि इनको घेरा जाए, और काफ़ी प्रयत्न किया, जिसमें मीडिया ने भी भरपूर साथ दिया। अब तो परिस्थिति बदल गई है। कई लोगों ने सत्य को परखा है, मीडिया हाउसेस ने भी सत्य को परखा है, कौन सत्य है कौन असत्य था ये परखा है, और सत्य की राह पर आए हैं, जो संतोष की बात है। आपको लगता है कि तुष्टीकरण की राजनीति का यहाँ पे कोई रोल था? हाँ, एक क्या अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था जो होती है, जो हम देखते हैं कि हर एक राष्ट्र के फेवर में और अनफेवर में अन्य सक्षम राष्ट्रों को एक रस होता है, इंटरेस्ट होता है। रसिया के अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, चाइना के अपने इंटरेस्ट हैं, अमेरिका को अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, यूरोप को अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। तो वो सब देश अगर डरते हैं, अगर महत्व समझते हैं, तो भारत का समझते हैं। भारत विश्वगुरु था, है और रहेगा, और इसीलिए शायद ही भारत के सिवा अन्य कोई राष्ट्र है जिस पे 1000 वर्ष तक राजकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक हमले हुए हों विदेशी सत्ताओं के द्वारा, जो आज भी चालू हैं। परंतु भारत की अस्मिता, भारतीय संस्कृति, भारतीय में धर्म की दृष्टि से नहीं कह रहा हूँ,
इस भूमि की दृष्टि से कह रहा हूं, इस भूमि के सत्य की दृष्टि से कहता हूं, इस भूमि के सामाजिक जीवन और सात्विक जीवन की दृष्टि से कह रहा हूं कि कुछ बात है कि हम पे हमले हुए, हमारी संस्कृति पे हमले हुए, हजारों नहीं लाखों की संख्या में हमले हुए, परंतु हमारा जीवन सत्य है, जीवंत है, सनातन है और रहेगा। हम वापस उसी दिशा में जा रहे हैं। एक भारतीय, एक नागरिक होने के नाते मुझे भी संतोष है, गर्व है कि मैं उस भारतवासियों का एक अंश हूं कि भारत फिर से विश्व गुरु बनने की तरफ, इसलिए नहीं कि भारत को कोई ताज चाहिए या अन्य कोई लाभ चाहिए, परंतु विश्व को सही मार्गदर्शन देने की दिशा में भारतवर्ष फिर से एक बार निकल चुका है। और यह सिद्ध होगा, यह प्रमाणित होगा कि दुनिया जो अमेरिका या यूरोप की तरफ दृष्टि करके चलती फिरती, व्यवसाय करती, खाती पीती थी, आज दुनिया चाहे चाइना ही क्यों न हो, भारत की तरफ दृष्टि रख के काम, धंधा, व्यापार, व्यवसाय, राजकीय दिशा में अग्रसर है। सर, ताकि लोगों को ये ना लगे कि ये बायस्ड कॉन्वर्सेशन हो रहा है, मैं आपका ध्यान दौड़ना चाहूँगा दूसरे केसेस पे, जैसे नारोड़ा पाटिया का केस हो गया, नारोड़ा गांव का केस हो गया, बिल्किस बानो का केस हो गया। उसके बारे में थोड़ी बातें करते हैं। तो जो दंगे हुए अहमदाबाद में, या बेस्ट बेकरी वाला जो कांड हो गया, तो उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन हुई, उसके बाद जो कानूनी कार्यवाही हुई, उसका रिजल्ट क्या आया? वो भी प्रमाणित हो चुका है, न्यायालय में, ट्रायल कोर्टों में सिद्ध हो चुका है। जो दोषित थे, कहीं ना कहीं उन लोगों को सजा हुई है, आज भी वो लोग जेल में हैं। जो दोषित नहीं थे और गलत तौर तरीके से पकड़ा गया था, गलत आरोपों के तहत पकड़ा गया था, उन लोगों को निर्दोष बना के छोड़ दिया गया है। चाहे मैं अगर नाम लेना चाहूँ तो चाहे मायाबेन कोडनानी हो, चाहे बाबू बजरंगी हो या अन्य कोई, इन दो नामों को बहुत ज़्यादा उछाला गया, इसलिए मैं दो का नाम ले रहा हूँ। अल्टीमेटली क्या हुआ, न्यायालय ने उन्हें निर्दोष कहा कि इनकी कोई भूमिका नहीं है, परंतु वो जैसे आगे मैंने कहा ऐसे वो एक्शन का रिएक्शन था। और ये ट्रायल गुजरात में नहीं हुई थी, ये ट्रायल महाराष्ट्र में हुई थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नहीं, इनकी नरोड़ा पाटिया और ये जो केस, ये जो आरोपी थे, वो ट्रायल तो गुजरात में ही हुई। बेस्ट बेकरी कांड और बिल्किस बानो कांड, ये दो केसों की जो ट्रायल, रीट्रायल हुई, ट्रायल तो नहीं रीट्रायल हुई। जो ट्रायल तो गुजरात में हो चुकी थी, कोर्ट ने अपना न्यायालय का फैसला, आखिरी फैसला, वर्डिक्ट दे दिया था ट्रायल कोर्ट ने। इसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रीट्रायल के लिए फिर से नए सिरे से इस केस को चलाया जाए और न्याय निर्णय पर आया जाए, ऐसा हुक्म करके, और गुजरात की न्यायिक व्यवस्था पे, गुजरात की न्यायाधीशों पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उस समय क्यों विश्वास नहीं रखा। एक जज बायस हो सकता है, एक जिले के न्यायिक व्यवस्था बायस हो सकी है, परंतु ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उस समय ऑर्डर किया और ये निर्णय लिया कि पूरे गुजरात के बदले यहाँ से हटा के और महाराष्ट्र में, मुंबई में इन दो केसों की ट्रायल शुरू की जाए नए सिरे से। ऐसा निर्णय क्यों लिया, मेरी तो समझ के बाहर है। एक न्यायाधीश या एक जिले की न्यायिक व्यवस्था अयोग्य हो सकती है, और शायद ये भारत की हिस्ट्री में पहली बार हुआ था। भारत के नहीं, कानून जब से बना आज से सभी कानून भारत में आज अमल में, जो कानून थे कल तक, 1 जनवरी से तो कानून चेंज हो गए, 1 जुलाई से तो कानून चेंज हो गए, परंतु तब तक जो 150 पौने 200 साल से जो कानूनी व्यवस्था भारत की थी, जो अंग्रेजों ने बनाई थी, उस 150 पौने 200 साल में ये पहला निर्णय था कि केस का जजमेंट आ जाने के बाद उस केस को नए सिरे से चलाया जाए। वो हायर कोर्ट में चैलेंज हो सकता है, लेकिन रीट्रायल नहीं हो सकता। जी, कोई ये न्यायिक व्यवस्था का एक प्रोविजन है कि अगर कोई केस ट्रायल कोर्ट के द्वारा पूर्ण किया जाता है, जजमेंट आ जाता है, उसके बाद अपील
के प्रावधान हैं कि उसके बाद हाई कोर्ट है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट फाइनल है, और फाइनल है इसलिए सुप्रीम कहा जाता है, हालांकि वो न्यायिक है फैसला, ऐसा कभी कभी नहीं भी कहा जाता है। सो जब कोई फैसला चैलेंज होता है, मैं थोड़ा लॉ के टेक्निकलिटी में जा रहा हूँ, कोई फैसला अगर चैलेंज होता है और वो हायर कोर्ट में जाता है तो वापस से इन्वेस्टिगेशन होता है कि नहीं होता है, कि जो हासिल किए गए तथ्यों और एविडेंसेस की वहाँ पे चर्चा होती है और जजमेंट को चैलेंज करके दूसरा कोई जजमेंट लिया जा सकता है कि नहीं, उसके ऊपर चर्चा होती है। क्या होता है, नए सिरे से इन्वेस्टिगेशन होता है जब कोई फैसला हायर कोर्ट में चैलेंज होता है तो, या पाएगी ये सबूतों को वापस से डिस्कस किया जाता है? कानूनी प्रावधान है, कानूनी प्रावधान है इन्वेस्टिगेशन का। हाँ, फैसला आ जाने, ट्रायल कोर्ट का फैसला आ जाने के बाद भी जब वो अपील में जाता है, चाहे ऑनरेबल हाई कोर्ट के समक्ष हो या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष हो, जब तक फाइनल वर्डिक्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट नहीं जो आ जाता, तब तक वो केस पेंडिंग माना जाता है, पेंडिंग फॉर जस्टिस, न्याय बराबर। प्रक्रिया में पेंडिंग माना जाता है। वो पेंडेंसी के दरमियान री इन्वेस्टिगेशन या फर्दर इन्वेस्टिगेशन ऑफ द इश्यू के लिए प्रावधान है, परंतु उसमें कहीं से ऑब्जेक्शन होना चाहिए, किसी पक्ष का, किसी व्यक्ति का, किसी इन्वॉल्व्ड पर्सन का, आइदर साइड के किसी मुद्दे पर फिर से फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज रिक्वायर्ड। ये रिप्रेजेंटेशन आता है तब कोर्ट को, ट्रायल कोर्ट हो, ऑनरेबल हाई कोर्ट हो, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हो, उनको सत्ता है कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर किए जाएं, परंतु रीट्रायल के कोई प्रोविज़न नहीं थे और नहीं हैं। फिर भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सर्वसत्ताधीश है कानून के बारे में, और एक विवेक, अपने न्यायिक विवेक की दृष्टि से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया कि चूंकि अदर साइड को सेटिस्फैक्शन नहीं है और कहीं ना कहीं शंका है, इन दो केस को रीट्रायल नए सिरे से चलाया जाए, और चलाने के लिए गुजरात न्याय तंत्र नहीं परंतु महाराष्ट्र के न्याय तंत्र में मुंबई हाई कोर्ट को सौंपा गया, और मुंबई ने अपनी सेशंस कोर्ट के द्वारा उस केस को ट्रायल किया। उसमें सजा हुई, जो जिम्मेदार थे, जो दोषित पाए गए, उन लोगों को सजा हुई, वो आज सजा भुगत रहे हैं। राइट राइट। सर, जब हम बात कर रहे थे, आपने बताया कि साबरमती जेल के अंदर एक कोर्ट बैठती थी जहाँ पे ये सारे डिस्कशंस होते थे। क्या आपने वो वहाँ पे रह के देखा है? वर यू पार्ट ऑफ दैट प्रोसिक्यूशन? हाँ, मैं जाता था, डेली उस कोर्ट में उपस्थित रहता था। मैं वित्त एक प्रोविज़न है कि मैं किसी का एडवोकेट बन के केस में उपस्थित रह सकता हूँ। हालांकि भारतीय संविधान और कानूनी प्रक्रिया में एनी सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का कोई भी नागरिक कोर्ट ऑब्जर्वेशन, ट्रायल ऑब्जर्वेशन के लिए उपस्थित रह सकता है, परंतु ये स्पेशल कोर्ट थी और एक सुरक्षा की दृष्टि से गोधरा के बदले उस ट्रायल को साबरमती जेल के कंपाउंड में जो एक कोर्ट एस्टेब्लिशमेंट बना हुआ है, गंभीर केस था, कम्युनल टेंशन होता था इस केस की वजह से, और सुरक्षा का इश्यू भी था, इसलिए स्पेशल कोर्ट की अपॉइंटमेंट की गई और साबरमती जेल के कंपाउंड के अंदर जो कोर्ट रूम बना हुआ है वहाँ पे ये ट्रायल हुई। मैं एज एन एडवोकेट वहाँ उपस्थित रहता था। सर, अब ये तो पूरी घटना हो गई, इतना बड़ा गुनाहित कृत्य हो गया, उसके बाद कानूनी कार्यवाही हुई, मूवी भी बन गया, लेकिन आगे जाके ऐसा कुछ ना हो, उसके लिए आपका मैसेज क्या रहेगा लोगों के लिए? नागरिकों को दायित्ववान होना होगा। जब तक नागरिक इंडिविजुअली अपनी ओर से सक्षम नहीं होगा, तब तक मार खाएगा। अपने शब्दों में, सामान्य शब्दों में कहूं तो, शेर पे कभी हमला नहीं होता है, हाथी पे कहीं हमला नहीं होता है। हमला किस पे होता है? कुत्ता बिल्ली पे होता है, बकरियों पर होता है, गाय पर होता है, छोटे जानवरों पर हमला होता है जो कुछ
कम सक्षम हैं। शेर पे, बाघ पे, हाथी पे कभी हमला नहीं होता, अजगर पे हमला नहीं होता, मगरमच्छ पे हमला नहीं होता। मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि हमें हिंसक होना चाहिए या हमें शेर बाघ की तरह सक्षम होना चाहिए, परंतु हाँ, हाथी की तरह हमें सात्विक विचारधारा के साथ सक्षम होना चाहिए। एक छोटी सी बात है, वैसे लंबी कथा है परंतु छोटी सी, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं है बताऊं। एक हाथी जंगल में चलते जा रहा था, शेर से प्रभावित, बाघ से और वरु से प्रभावित, मतलब हिंसक जानवरों से प्रभावित छोटे छोटे जानवर शेर को कह रहे थे बार बार कि ये हाथी आपकी तरफ ध्यान नहीं देता, आपको रिस्पेक्ट नहीं देता है, आप जंगल के राजा हो। शेर भी आया ताव में, हाथी के आगे खड़ा हो गया, हाथी को खड़ा करके कहने लगा कि तुम्हें मालूम है जंगल का राजा कौन है, तुम मुझे मान नहीं दे रहे हो। तो हाथी ने सामने देखा, हंसा और चल दिया। ऐसा 1 2 3 बार हुआ। हर बार हाथी हंसता था, चल देता था। जब चौथी बार शेर और सभी जानवरों को लेके आके उमड़ के सामने खड़ा हो गया कि अब आगे नहीं जाने दूंगा, तुम मुझे मान दो, मैं जंगल का राजा हूं। हाथी ने कुछ नहीं कहा, अपनी सूंड से उस शेर को पकड़ के जंगल के किनारे पे फेंक दिया और चल निकला आगे। हमें वो हाथी की ताकत, जो शुद्ध और सात्विक ताकत है, वो अपने आप में लानी होगी। हमें शुद्ध और सात्विक, मजबूत और सक्षम व्यक्ति और समाज बनना होगा, वरना हरदम मार खाएंगे। वेरी प्रोफाउंड थॉट। थोड़ा क्रिप्टिक वे में बताया, लेकिन आई थिंक लोग डिकोड कर लेंगे। Okay, so on that note, sir, we would like to conclude this podcast. It's been eye-opening for me. यहाँ पे बैठ के ये सारी बातें सुनना, इसमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मुझे नहीं पता थी। मैं रिसर्च भी कर रहा था, फिर भी मुझे नहीं पता थी। मतलब ऐसे बहुत सारे तथ्य हैं जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल ही नहीं है। जिन लोगों को ये चीज़ों के बारे में बात करनी चाहिए, वो ये चीज़ों पे पर्दा डाल के कुछ और चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो मैं मानता हूँ ये मूवी एक बहुत अच्छा प्रयास है। मैंने अभी तक देखी नहीं, लेकिन मैं मानता हूँ कि ये बहुत अच्छा प्रयास होगा। लोगों को पता चले कि असलियत में हुआ क्या था, गोधरा कांड क्या है, साबरमती कांड क्या है, दंगे हुए वो बाद में हुए, पहले क्या हुआ, और उसके बाद जो कानूनी कार्यवाही हुई। लोगों को ये चीज़ों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। एंड थैंक यू सो मच, आपने हमारे साथ समय बिताया और ये सारी चीज़ें हमको बताई। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपकी संस्था का, आपकी पूरी टीम का। एक अच्छा स्तुत्य प्रयास आपने किया है। आपके जैसे ही जिम्मेदार व्यक्ति और संस्थाएं जब समाज में वही मैंने जो कहा शुद्ध और सात्विक विचारधारा के द्वारा सक्षमता प्राप्त करेंगे, तो समाज को सत्य की दिशा में आप नेतृत्व दे पाएंगे। मेरी बहुत बहुत शुभकामना है। इस फिल्म के बारे में आपने कहा तो मैं 2 वाक्य और कहना चाहूँगा। इस फिल्म का प्रीव्यू, जैसा मैंने आगे कहा, तो 30 जून को कर्णावती अहमदाबाद में प्रीमियर शो किया गया। उसमें जो 59 बलिदानी परिवार थे, उनके परिवारजनों को, और साथ ही साथ उस बोगी में उस समय मुसाफरी कर रहे कार सेवक जो भाग्य से, राम जी की कृपा से बच गए, उन लोगों को भी हमने निमंत्रण दिया था। इस घटना से सीधे और सामने से जो लोग कहीं न कहीं जानकारी में थे, जिम्मेदार थे, शामिल थे, इन शॉर्ट उस बोगी में उपस्थित थे और जिन्होंने अपनी नज़रों से उस घटना को देखा है, उन लोगों को हमने निमंत्रित किया था।
उन लोगों को ही ये प्रीमियर शो में हमने निमंत्रण दे के बुलाया था। 175 व्यूअर्स आए थे। शायद ही कोई ऐसा रहा जिसकी आंखों में से आंसू नहीं निकले, जिसको दुख नहीं हुआ। पूरी टॉकीज में बैठे हुए सब लोग रो रहे थे, उनको घटना याद आ रही थी। मूवी पूरी होने के बाद, चूंकि मैं क्रिकेटिव एडवाइज़र हूं इस फिल्म का, तो मेरा फर्ज था कि हमने जो कार्य किया है, हमने कहीं गलती तो नहीं की। वो प्रीमियर शो था, हमें फिल्म रिलीज़ करनी है 19 जुलाई के दिन समग्र भारतवर्ष के लिए। हम चाहते हैं सत्य प्रकाशित हो, सत्य प्रदर्शित हो, तो कहीं गलती से भी कोई गलती न रह जाए, हम कुछ गलत न दिखा दें। इसके लिए मैंने अभिप्राय लिए प्रीमियर शो पूरा होने के बाद, और सभी ने ये कहा कि सत्य दिखाया गया है, यथार्थ दिखाया गया है। कुछ भी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर या अन्य किसी टीम के विचारों की प्रस्तुति नहीं है। फिल्मी विचारों की दृष्टि से फिल्म नहीं बनाई गई है, परंतु सत्य, साबरमती कांड का सत्य लोगों तक पहुंचे, उस दृष्टि से ही बनाई गई फिल्म है। ये उन 175 व्यूअर्स का, जो कि बलिदानी परिवार के सभ्य थे और जो लोग बोगी में थे, भाग्य से जिंदा रह गए, उन लोगों का ये व्यू था। इतना मैं जरूर कहना चाहूँगा। हम सत्य के साथ रहे हैं, इसका हमें संतोष है। आशा करता हूँ ये फिल्म भी पसंद आएगी। आज का युवा वर्ग खास करके, जो इस घटना के समय शायद 2, 5, 10 साल का था या तो नहीं भी था, 22 साल हुए हैं उस घटना को, तो आज का 10, 15, 20 साल का बच्चा उस समय नहीं भी था, और जो 10, 20, 30 साल के थे वो आज 20, 30, 40 साल के हैं, जिनको इस घटना के सत्य के बारे में नहीं मालूम है, सिर्फ कहीं पढ़ा होगा या कहीं सुना होगा। उनको सत्य पता चले कि गोधरा का सत्य, गुजरात का सत्य और भारत की सांस्कृतिक परंपरा और व्यवस्था का सत्य क्या था। पीढ़ियों ने क्या देखा है, सुना है और भुगता है। आज का वर्तमान का सत्य तो वो देख रहे हैं, परंतु भविष्य के संघर्ष के लिए तैयार रहें। और मैंने कहा, ऐसे हाथी की तरह शुद्ध, सात्विक और सक्षम बने। इतना ही मेरा मैसेज है, इतनी ही मेरी खास करके युवा वर्ग को विनंती है। धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आपकी संस्था से मिलके आनंद आया। हम सत्य के साथ चलते रहें और आगे बढ़ते रहें, इतना ही मेरा संदेश है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका राजेंद्र जी। धन्यवाद। मैं व्यूअर्स से निवेदन करूंगा कि आप जाके ये मूवी देखें। 19th जुलाई इट्स गोइंग टू रिलीज इन योर नियरेस्ट थिएटर्स। गो वॉच द मूवी, एनालाइज द होल इंसिडेंट, अंडरस्टैंड कि आपको क्या बताया गया था और क्या रियलिटी थी, और फिर आप अपने आप से उसका असेसमेंट करें और समझें कि जो नैरेटिव बनाए जाते हैं मीडिया से, जो बातें की जाती है, उसमें कितना तथ्य है, कितना गलत है, आपके दिमाग को कैसे ट्रेन किया जाता है, आपके दिमाग को कैसे अपोलोजेटिक बनाया जाता है। ये सारी चीज़ें आप ये मूवी देख के समझेंगे। तो इट्स माई रिक्वेस्ट दैट यू गो एंड वॉच द मूवी।